Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are doing great, and in this video we are going to discuss a very important topic, and yes, it is very confusing topic also, that is pelvis. So we will discuss each and every important point of pelvis that will come into the exam. ठीक है. So सबसे पहले हम pelvis के बारे में देखते हैं. So सबसे पहले हमारा आता है, this is our pelvic bream or it is also known as pelvic inlet. ठीक है ना. सो दिस इज द पेल्विक ब्रीम और पेल्विक इनलेट, एंड ये आपको जो होलो पार्ट दिख रहा है दैट इज द हमारा कैविटी हो जाएगा, एंड नीचे से मैं आगे वाले इमेज में दिखाऊंगी ये हमारा पेल्विक आउटलेट हो जाएगा. सो पेल्विक के हमारे 3 पार्ट्स हो गए, दैट इज इनलेट और ब्रीम, कैविटी एंड देन आउटलेट. सिंपल. ठीक है. एंड ये जो हमारा इनलेट है ना, इनलेट से अबव जो भी पोर्शन है ये क्या होता है, ये हमारा होता है, दिस इज द फॉल्स पेल्विस. ठीक है ना. सो दिस इज द फॉल्स पेल्विस. सो दिस इज द पेल्विक ब्रीम. यहाँ पे मैंने इमेज एक और बना रखा है, दिस इज द पेल्विक ब्रीम, एंड अबव द पेल्विक ब्रीम क्या है हमारा, है फॉल्स पेल्विस है, जिसको ग्रेटर पेल्विस भी बोलते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट फॉल्स, तो ऐसे याद करो, फॉल्स मतलब फूड. सो इट कंटेन फूड. फूड मतलब कि फूड कंटेन ही करता है. सो इट कंटेन बेसिकली एब्डोमिनल ऑर्गन्स. तो जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है हमारा, इंटेस्टाइन एंड ऑल, ये इस पे होता है. प्लस वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फॉल्स पेल्विस इज दैट कि ये क्या करता है, जो ग्रेविड यूट्रस होता है ना, उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है. सो टू वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. फर्स्ट, इट कंटेन द एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्लस सपोर्ट द ग्रेविड यूट्रस. सो दैट इज द फॉल्स पेल्विस, जो ये आप पिंक कलर में देख रहे हैं ना. सो दिस इज द फॉल्स पेल्विस. ठीक है ना. यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ सो दैट आपको इजिली रिमेम्बर रहेगा. एंड इसके नीचे लाइक फ्रॉम ये जो हमारा पेल्विक ब्रीम है, इसके जो नीचे होगा डाउन टू दैट इज आर ट्रू पेल्विस. सो ट्रू पेल्विस ऑल्सो नोन एज लेसर पेल्विस. सो लेसर पेल्विस की जितना भी आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज द ब्लू वाला पार्ट, ये सारा हमारा क्या है, ट्रू पेल्विस है. ट्रू पेल्विस है. एंड दिस इज द एक्चुअल पेल्विस जो कि पार्टिसिपेट किसमें करता है, इन द लेवर. सो इट टेक पार्ट्स इन द लेवर, एंड बेसिकली हम ये डिटेल्ड पढ़ेंगे. ठीक है ना. सो दिस इज द पेल्विक ब्रीम, अबव इज फॉल्स पेल्विस एंड बिलो इज ट्रू पेल्विस. फॉल्स पेल्विस इट सपोर्ट द ग्रेविड यूट्रस एंड एब्डोमिनल कंटेंट्स, प्लस जो हमारा ट्रू पेल्विस है, एज द नेम सजेस्ट इट इज ट्रू. सो बेसिकली ये हमारा मैकेनिज्म ऑफ लेबर में बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है, लेबर में ये बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज द ट्रू लेबर, ट्रू पेल्विस. ठीक है. सो अगर हम पेल्विक ब्रीम के बारे में बात करें, दिस इज आवर पेल्विक ब्रीम. सो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पेल्विक ब्रीम का. सो हम अगर एंटीरियर टू पोस्टीरियर की बात करें, फ्रॉम एंटीरियर, दिस इज फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर. सो एंटीरियर सबसे पहला हमारा क्या है, दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस, है ना. सो दिस इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस. देन आफ्टर प्यूबिक सिम्फाइसिस दिस इज द प्यूबिक क्रेस्ट. ठीक है ना. सो प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक क्रेस्ट, then pubic tubercle, and then iliopectineal eminence, and this is iliopectineal line, and this is the sacroiliac joint, and then this is the sacrum. So this is the 8 landmark that you should know in the pelvic bream from the anterior to the posterior. ठीक है ना. So from anterior to posterior, the pelvic bream inlet, pelvic bream or pelvic inlet landmark you should remember, very important, that is the pubic symphysis, pubic crest, then pubic tubercle, then iliopectineal eminence and iliopectineal line, then this is the sacroiliac joint, and this is the sacrum. So ये आपको 8 लैंडमार्क पता होना चाहिए ऑफ पेल्विक ब्रीम और पेल्विक इनलेट. तो ये आपको समझ में आ गया व्हाट इज ट्रू पेल्विस एंड व्हाट इज फॉल्स पेल्विस, वो आपको समझ में आ गया. ठीक है. कमिंग टू ट्रू पेल्विस, अब हम ट्रू पेल्विस के बारे में देखते हैं. सो ट्रू पेल्विस में हमारे पास क्या था, एक तो हमारा इनलेट था, दिस इज आवर इनलेट जो एट ब्रीम, है ना. सो पेल्विक ब्रीम और इनलेट था. देन बीच में क्या था, बीच में हमारा कैविटी था. सो दिस इज द पेल्विक कैविटी. एंड हमारा बाहर से क्या था, अगर हम नीचे से देखें पेल्विक को, अगर हम नीचे से देखें तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर आउटलेट. ठीक है ना. सो पेल्विक इनलेट, cavity and outlet at ischial tuberosity and inlet at the bream. So that is the true pelvis. So true pelvic को आपको एकदम डिटेल में पता होना चाहिए, because this is the main part जहाँ पे बेबी का हेड डिसेंड होगा, देन बेबी का पहले हेड इंगेज्ड होगा, डिसेंड होगा, रोटेट होगा, एंड देन बेबी डिलीवर होगा.
सो दिस पार्ट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कब बोलेंगे, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कब बोलेंगे। सो दिस ऑल द टर्म्स यू शुड नो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक हमारा ब्यूटीफुल इमेज है। दिस इज आर पेल्विक इनलेट एंड ये पूरा हमारा कैविटी हो गया एंड दिस इज द आउटलेट। इसके ऊपर वाला पार्ट हमारा फॉल्स पेल्विस है एंड दिस फ्रॉम दिस टू दिस इज द ट्रू पेल्विस। तो आई थिंक आपको फॉल्स पेल्विस, ट्रू पेल्विस, व्हाट इज पेल्विक इनलेट, व्हाट इज पेल्विक कैविटी एंड व्हाट इज पेल्विक आउटलेट इजिली समझ में आया होगा, आई थिंक सो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेल्विक इनलेट के बारे में बात करेंगे, देन कैविटी के बारे में बात करेंगे, देन हम आउटलेट के बारे में बात करेंगे। वन बाय वन बात करेंगे एंड बहुत इजीली वे में आपको समझ में आएगा। यस इट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक बट आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस दैट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पेल्विक इनलेट की बात करें, सो पेल्विक इनलेट लाइज एट द लेवल ऑफ ब्रीम एंड इस ब्रीम का हमने लैंडमार्क भी पता कर लिया। ठीक है ना, सो द पेल्विक इनलेट लाइज एट द लेवल ऑफ ब्रीम एंड नॉर्मल शेप ऑफ इनलेट क्या कौन सा होना चाहिए, दैट इज द ओवॉइड। ओवॉइड होना चाहिए नॉर्मल शेप ऑफ द इनलेट। ठीक है ना, सो सबसे पहले इसमें हमारा डायमीटर क्या है, सबसे हमारा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होगा, ट्रांसवर्स डायमीटर होगा एंड ऑब्लिक डायमीटर होगा। सो तीन डायमीटर हमारे पास है, एंटीरो डायमीटर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले अगर हम एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें, सो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर में हमारे पास तीन डायमीटर है। फर्स्ट हमारा है ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर। सो ट्रू कॉन्जुगेट डायमीटर कहाँ से है, फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस टू sacral promontory, so that is known as true conjugate diameter and it is around 11 centimeter होता है। सेकेंड हमारा है obstetric conjugate diameter and this is something very very important as the name suggests, obstetric मतलब कि obstetrically it is something very very important, right? So obstetric conjugate diameter that is from the mid of pubis symphysis to sacral promontory and it is around 10 to 10.5 centimeter. Very very important diameter of pelvic inlet, that is obstetric conjugate diameter, that is around 10 to 10.5. So it is most important diameter in labor. क्यों? Because from this fetal head pass होगा। तो अगर ये डायमीटर स्मॉल है, अगर ये 10 से 10.5 से कम है, इट मीन्स कि जो बेबी का जो हेड है वो इंगेज नहीं हो पाएगा, बेबी का हेड ही नीचे नहीं आ पाएगा, है ना, इंगेज ही नहीं हो पाएगा। So that's something very very important. So most important diameter in labor through which fetal head pass, very very important and it is known as critical 10 centimeter obstetric conjugate कब बोलेंगे, when this is 10 centimeter. So smallest obstetric conjugate diameter and if it is less than this, अगर ये 10 centimeter से कम हुआ means vaginal delivery is not possible. Why? Because baby का head engage नहीं होगा, तो जब baby का head engage नहीं होगा तो हम बाहर कैसे कर पाएंगे, है ना। So vaginal delivery is not possible and it is present in contracted pelvis, है ना। So if the obstetrical conjugate diameter is less than 10 centimeter, it is known as contracted pelvis and vaginal delivery is not possible. तो हमें क्या करना होगा, the management is cesarean section. So one indication of cesarean section is if the obstetric conjugate diameter is less than 10 centimeter. First important point, first clinical important point, because in the NOCET exam you know very well clinically questions पूछा जाता है। So they don't ask कि इसका diameter कितना है, वो कभी ये नहीं पूछेंगे। they ask the question in that kind of way कि वो उसको clinical में convert करके पूछेंगे। So this is the first clinical you should know, ठीक है ना। So हमने देखा and last हमारा है diagonal conjugate, ठीक है। So हमारा था true conjugate diameter, obstetrical conjugate diameter जो मिड प्यूबिस सिम्फाइसिस से हमारा sacral promontory तक था एंड देन हमारा है diagonal conjugate diameter. So diagonal कहाँ से है, from lower border of pubis symphysis to sacral promontory and it is known as diagonal conjugate diameter and it is around 12 centimeter and this is the only anterior posterior diameter जो कि हम during PV examination we can assess, है ना। So it is only we can measure during per vaginal examination. So this is 3 diameter true obstetric diagonal and इसमें हमारा true obstetric conjugate diameter सबसे ज्यादा important है, ठीक है। Coming to the transverse diameter. So transverse में क्या है, transverse diameter is the longest diameter. It is the distance between the two farthest point on the iliopectineal line.
So two farthest point on iliopectineal line, it is known as transverse diameter and it is around 13 centimeter, सबसे longest diameter है. Then हमारा है oblique diameter. So oblique diameter is distance between distance from one side of iliopectineal line to other side and it is around 12 centimeter. ठीक है ना. So that is all about our pelvic inlet diameter, anterior posterior, transverse and oblique. अंडरस्टूड. तो आई थिंक यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा. एंड पेल्विक इनलेट का जो नॉर्मल शेप कौन सा होना चाहिए, ओवॉइड होना चाहिए. ठीक है. कमिंग टू द पेल्विक कैविटी. अब हम आ गए हैं कैविटी पे. सो कैविटी का इमेज यहाँ पे नहीं है. सो यू जस्ट असेस कि ये हमारा पेल्विक ब्रीम है एंड ये जो बीच में आपको दिख रहा है दैट इज द पेल्विक कैविटी. ठीक है ना. सो दिस इज द पार्ट ऑफ पेल्विक कैविटी. ये पूरा हमारा पार्ट पेल्विक कैविटी का हो जाएगा. ठीक है. सो पेल्विक कैविटी है पार्ट ऑफ द पेल्विस बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट. सो इनलेट एंड आउटलेट के बीच में. सो दिस इज द इनलेट, दिस इज द आउटलेट. इसके बीच में जो भी स्पेस है वो सारा क्या है, पेल्विक कैविटी के अंदर आता है. ठीक है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखो पेल्विक इनलेट में क्या हुआ, हेड इंगेज्ड हो गया. अब हेड इंगेज्ड होगा बट हेड को नीचे आना है, हेड डिसेंड होगा. प्लस जब आप मैकेनिज्म ऑफ लेबर पढ़ाते तो आपने पढ़ा था इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड. सो इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड प्लस फीटल डिसेंड कहाँ पे होता है, इन द पेल्विक कैविटी. तो अगर पेल्विक कैविटी कम है, स्मॉल डायमीटर है, तो हेड डिसेंड नहीं हो पाएगा. हेड तो इंगेज्ड हो गया पेल्विक ब्रीम में बट हेड डिसेंड नहीं हो पाएगा, इंटरनल रोटेशन नहीं हो पाएगा. सो अगेन vaginal delivery is not possible, right? So that is very very important. Fetal head descend and internal rotation of head is coming at that place, that is the pelvic cavity. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा है anterior posterior diameter जो कि है from lower border of pubis symphysis to junction of fourth and fifth sacral vertebrae and this is around 12 centimeter but this is not the important diameter. important हमारा ये है that is transverse diameter. So transverse diameter और mid pelvis diameter भी बोलते हैं and it is between the interspinous diameter or it is between the right and left ischial spine. तो जो हमारा ischial spine है ना, so it is that diameter is known as interischial diameter or interspinous diameter or transverse diameter or mid pelvis diameter and it is around 10 to 10.5 centimeter. Similar to the obstetric conjugate diameter. जैसे obstetric conjugate diameter बहुत important था, इसी तरीके से this transverse diameter, this interspinous diameter is also very very important. So this is the smallest diameter of entire pelvis and it is most important during the labor. ठीक है ना. So mid pelvis, अगर ये diameter को हम contracted कब बोलेंगे, mid pelvis is contracted if interischial diameter is less than 8 centimeter. So if the interspinal diameter or interspinous diameter or interstitial diameter is less than 8 centimeter तो उसको हम बोलेंगे mid pelvis contracted और contracted pelvis, है ना. और both ischial spine touch simultaneously with two finger of same hand, है ना. So अगर आप PV कर रहे हैं and if you are able to assess both interstitial spine, जो हमारे interstitial spine है, अगर आप दोनों को एक साइमल्टेनियसली टच कर पा रहे हो, इट मीन्स कि जो डायमीटर है वो क्या है, लेस देन 8 सेंटीमीटर है एंड इट इंडिकेट मिड पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड. ठीक है. अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, वेजाइनल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. एंड इन एंड्रॉइड पेल्विस में क्या होता है, इशियल स्पाइन प्रोमिनेंट होता है एंड इन डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट कब बोलते हैं, when the deep transverse arrest occur at the level of ischial spine. So this ischial spine is very very important landmark. ठीक है ना. So that is the pelvic cavity. So this is the important diameter you should know in pelvic cavity. ठीक है. So हमारे पास दो हो गए, pelvic inlet complete हो गया. इसमें हमारा obstetric conjugate diameter सबसे ज्यादा important था. सेकेंड हमारा pelvic cavity हो गया, इसमें हमारा transverse diameter और interspinous और interischial diameter सबसे ज्यादा important है. ठीक है. Coming to the third part that is pelvic outlet. तो ये हमारा inlet हो गया, this is our cavity and then this is the outlet, है ना. So ये हमारा outlet है. अगर हम pelvic को नीचे से देखेंगे from down then it is like that, है ना. So that is the pelvic outlet. So pelvic outlet को अगर हम देखें, so this is our pelvic outlet and अगर हम इसका border देखें, so anteriorly क्या है, lower border of pubis symphysis.
पोस्टीरियरली क्या है, दैट इज द टिप ऑफ सैक्रम और कॉक्सिक, ठीक है। एंड लेटरली क्या है, इशियल ट्यूबरोसिटी, सो दैट इज द लैंडमार्क ऑफ पेल्विक आउटलेट, ठीक है। इसमें एक तो हमारा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर होगा, दैट इज फ्रॉम कहां से, लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस टू द टिप ऑफ सैक्रम एंड इट इज अराउंड 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट इज द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। सेकेंड हमारा है ट्रांसवर्स डायमीटर। सो ट्रांसवर्स डायमीटर कहां से कहां तक होगा, दैट इज इन बिटवीन द इशियल ट्यूबरोसिटी, सो राइट टू लेफ्ट इशियल ट्यूबरोसिटी के बीच में जो डायमीटर है, दैट इज द transverse diameter, or you can say that intertuberous diameter or bituberous diameter, and it is around 11 centimeter, ठीक है। So if it is less than 8 centimeter then it is called contracted pelvis, ठीक है। So ideally इसका स्पेस कितना होना चाहिए, आइडियली 4 नकल शुड पास बिटवीन 2 ट्यूबरोसिटी, है ना। सो अगर 4 नकल्स इजिली पास हो जाता है बिटवीन द 2 ट्यूबरोसिटी देन इट इज नॉर्मल, अगर 4 नकल्स पास नहीं होता है देन इट इज एबनॉर्मल, ठीक है ना। सो अगर हमने देखा पेल्विक इनलेट में सबसे इंपॉर्टेंट डायमीटर हमारा कौन सा था, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट डायमीटर, दैट इज अराउंड 10 to 10.5 सेंटीमीटर। सेकेंड हमारा था पेल्विक कैविटी में सबसे इंपॉर्टेंट डायमीटर, दैट इज इंटरस्पाइनस डायमीटर। एंड थर्ड हमारा पेल्विक आउटलेट में सबसे इंपॉर्टेंट डायमीटर है, दैट इज इंटरट्यूबरस डायमीटर, ठीक है। सो देखो पेल्विक इनलेट में बेसिकली क्या हो रहा है, बेबी एंटर हुआ, बेबी इंगेज्ड हुआ, फिट बेबी का जो बेबी इंगेज्ड हुआ, फिटल इंगेज्ड हुआ। पेल्विक कैविटी में क्या हो रहा है, बेबी डिसेंड हो रहा है, प्लस इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड भी वहां पे हो रहा है। देन आउटलेट में बेसिकली क्या होगा, बेबी डिलीवर हो जाएगा। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पेल्विक इनलेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायमीटर हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट था, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट डायमीटर, दैट इज अराउंड 10 to 10.5 centimeter. If it is less than 10 centimeter, vaginal delivery is not possible. Then हमारा pelvic cavity में हमारा most important diameter था, that is interspinous diameter. It is again अगर ये less than 8 centimeter होगा then vaginal delivery is not possible. And in pelvic outlet में most important diameter कौन सा था, that is the intertuberous or bituberous diameter. It is again if it is less than 8 centimeter, vaginal delivery is not possible. सो देन हमारा एक टर्म्स आता है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अभी से हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। सो इफ एनी वन और मोर देन वन इसेंशियल डायमीटर ऑफ पेल्विस, सो इसेंशियल डायमीटर कौन कौन सा है, ईदर ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट डायमीटर और इंटरस्पाइनस डायमीटर और इंटरट्यूबरस डायमीटर, दिस थ्री आर द essential diameter of the pelvis, ठीक है ना। So if any one or more than essential diameter of pelvis shortened by 0.5 centimeter or more than 0.5 centimeter, then it is known as contracted pelvis. So अगर inlet बोलेंगे, contracted inlet कब बोलेंगे, when obstetric conjugate diameter is less than 10 centimeter. contracted mid pelvis कब बोलेंगे, when the interspinous diameter is less than 8 centimeter. and contracted outlet कब बोलेंगे, when the bituberous diameter is less than 8 centimeter. So very easy to remember, 10 8 8. okay. obstetric conjugate, interstitial diameter बोल दो, interspinous diameter बोल दो, और bituberous diameter. very easy to remember. So that is the contracted pelvis. and the management of contracted pelvis is always cesarean section, ठीक है ना। एंड इसको हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं, बाय क्लिनिकल pelvimetry. by clinical pelvimetry we can assess the contracted pelvis, ठीक है। and mode of delivery is always cesarean section. so we have two types of contracted pelvis. first is Naegele's pelvis and second one is the Robert's pelvis. so Naegele's pelvis में क्या होगा, only one ella of sacrum क्या होगा, absent होगा, only one ella of sacrum is absent. and Robert's में क्या होगा, both ella of sacrum क्या होगा, एब्सेंट होगा. दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि आपको क्या करेंगे, इमेज दिखाएंगे आपको एग्जाम में, एंड दे विल आस्क वेदर इट इज Naegele's pelvis और Robert's pelvis, एंड ये ऑलरेडी एग्जाम में आ रखा है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन देयर. सो दिस इज आर Naegele's pelvis. यहाँ पे one ella of sacrum is present, one ella of sacrum is absent. So this is the Naegele's pelvis.
एंड दिस इज द रोबर्ट्स पेल्विस जिसमें दोनों के दोनों एला ऑफ सैक्रम क्या है, अब्सेंट है. सो ऑलमोस्ट एंटायर अब्सेंस ऑफ एला ऑफ सैक्रम एंड सैक्रम इज फ्यूज्ड विथ इनोमिनेट बोन. सो दैट इज द रोबर्ट्स पेल्विस. ठीक है. सो नेगल्स में एक खत्म है, रोबर्ट्स में दोनों के दोनों खत्म. Very simple. So I hope till now you have cleared each and every point, right? Okay. So the next one is the varieties of pelvis. Again the important questions that is asked. So अगर हम varieties of pelvis पढ़े, so that is based on the shape of inlet के shape के basis पे है ये. So first हमारा है gynecoid pelvis. So as the name suggests gynecoid, so it is a kind of female type of pelvis बोला जाता है इसको. So gynecoid pelvis is also known as female type of pelvis. And it is most common type of pelvis. Almost 50% कौन सा होता है, gynecoid pelvis होता है. Second हमारा है that is android pelvis. So android is also known as male type of pelvis and it is around 20%. Third हमारा है anthropoid pelvis. So it is around 25%. And fourth हमारा है platyploid pelvis. So platyploid is also known as flat pelvis or bowl shaped pelvis or flat gynecoid pelvis, and it is around 5% common होता है. It means the least common type of pelvis is the platyploid and most common is the gynecoid. अगर हम इसके बीच में डिफरेंशिएट करें, वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन gynecoid pelvis में जो इनलेट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, ओवल और राउंड होता है. ओवल और राउंड होता है. एंड्रॉइड में जो इनलेट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, हार्ड शेप होता है. एंड एंथ्रोपॉइड में कैसा होता है, इट इज अगेन एंथ्रोपॉइड, ओवल शेप होता है. एंड प्लेटिप्लॉइड का कैसा होता है, फ्लैट बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना. अगर हम ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें एंड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें, सो इन गायनिकॉइड पेल्विस द ट्रांसवर्स डायमीटर इज मोर देन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर. In android pelvis again this transverse diameter is more than anteroposterior diameter. In anthropoid pelvis again very important, this is the only diameter, this is the only pelvis where anteroposterior diameter is more than transverse diameter. ठीक है. So this is the only pelvis where anthropoid anteroposterior diameter is more than transverse diameter. And platyploid जो pelvis है इसमें भी हमारा transverse diameter ज़्यादा होगा than anteroposterior, but the transverse diameter is much more than anteroposterior. Okay, if अगर हम ischial spine की बात करें, so ischial spine is prominent only in android pelvis. So only in android pelvis में जो ischial spine है वो क्या होगा, प्रोमिनेंट होगा. अगर हम साइड वॉल की बात करें, सो इन गायनिकॉइड पेल्विस में साइड वॉल कैसा होगा, पैरेलल होगा एंड ब्रॉड होगा, है ना. सो साइड वॉल आर पैरेलल एंड ब्रॉड. एंड्रॉइड पेल्विस में साइड वॉल क्या है, इट इज अगेन क्या है, कन्वर्जेंट है. दोनों क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है. एंथ्रोपॉइड में क्या है, पैरेलल तो है बट वेरी नैरो है. सो गायनिकॉइड में पैरेलल एंड ब्रॉड, बट एंथ्रोपॉइड में पैरेलल है बट वेरी नैरो है. इन प्लेटिपोलॉइड में क्या हो रहा है, इट इज डाइवर्जेंट हो रहा है, इट इज डाइवर्जेंट. ठीक है. अगर हम सब प्यूबिक एंगल की बात करें, तो इन गायनिकॉइड पेल्विस में ऑब्ट्यूज होता है एंड एंड्रॉइड पेल्विस में सब प्यूबिक एंगल कैसा होता है, एक्यूट होता है. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन गायनिकॉइड पेल्विस, एंड्रॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिपोलॉइड पेल्विस. यू शुड नो बिकॉज यहाँ से एमसीक्यू आते हैं. ठीक है. कमिंग टू द लास्ट part of this session, that is cephalopelvic disproportion, and many of the students confuse in cephalopelvic disproportion and contracted pelvis. There is lot of difference between contracted pelvis and cephalopelvic disproportion. So contracted pelvis अभी हमने पढ़ लिया कि अगर diameter essential diameter कम होगा then it is known as contracted pelvis. But cephalopelvic disproportion, that is CPD, है ना. शॉर्टकट में हम यही लिखते हैं ना, CPD. So as the name suggests, cephalopelvic disproportion. तो यहाँ पे pelvis क्या है, pelvis is absolutely normal, the diameter is absolutely normal, baby is also normal, but the problem is what, that is disproportion है. baby का size बड़ा है and pelvic का size comparison to baby क्या है, small है. So vaginal delivery is not possible because of that. So that is known as cephalopelvic
pelvic disproportion, right? So pelvis is normal, no contracted है ना, so contracted pelvis is not there. Baby is also normal, but pelvis is small for this baby. जो baby है ना, baby is big, baby is macrosomial, and because of that pelvis is small for this baby, and because of that vaginal delivery is not possible. So that is known as cephalopelvic disproportion. So आपको कैसे याद करना है? You have to remember C. C मतलब child's head क्या है? बड़ा है. P मतलब pelvic क्या है? Too small है, and because of that delivery become difficult. So C P D, child's head is large, P is pelvic is too small, and because of that delivery is difficult. So that is the CPD. यहाँ पे pelvic like contracted या फिर abnormal नहीं है, only relatively smaller है. ठीक है? So in contracted pelvis the only management is cesarean section. ठीक है, बट इन cephalopelvic disproportion let's suppose it is not like that कि every time मदर प्रेग्नेंट होगी तो हमें सिजेरियन सेक्शन की नीड होगी. हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी बड़ा था तो सिजेरियन सेक्शन की नीड हुआ बिकॉज ऑफ द cephalopelvic disproportion. हो सकता है सेकंड प्रेगनेंसी में बेबी इतना बड़ा नहीं है तो वजाइनल डिलीवरी इस कैन बी पॉसिबल, है ना. सो एवरी टाइम मदर प्रेग्नेंट डज नॉट मीन सिजेरियन सेक्शंस टू बी डन इन CPD, बट इन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एवरी टाइम सिजेरियन सेक्शंस की नीड होगी बिकॉज जो इसेंशियल डायमीटर है वही स्मॉल है, तो बेबी ना तो इंगेज होगा या तो नहीं तो फिर डिसेंड होगा या फिर डिलीवर नहीं हो पाएगा, है ना. एंड इन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में ट्रायल ऑफ लेबर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बट इन cephalopelvic disproportion में वी कैन गो फॉर ट्रायल ऑफ लेबर. ठीक है ना. सो ट्रायल ऑफ लेबर कैन बी डन बट इन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. ठीक है. एंड जो हमारा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस था वी कैन असेस contracted pelvis by clinical pelvimetry, है ना. But in cephalopelvic disproportion, clinical pelvimetry is not best method to assess CPD. Best method to assess CPD क्या है? That is the trial of labor. So trial of labor is the best method to assess CPD. ठीक है ना. One more thing you have to remember, maybe ask in the exam, that is Muller-Monro-Kher test. So Muller-Monro-Kher test is used to diagnose the cephalopelvic disproportion. So if Muller-Monro-Kher test is positive, मतलब क्या है? Abnormal है. Abnormal मतलब क्या है कि Muller-Monro-Kher test में क्या करते हैं? बेबी के हेड को हम पेल्विक ब्रेन पर हम पैल्पेट करते हैं एंड एक प्रेशर लगाते हैं एब्डोमेन से, एंड वेजाइनली हम देखते हैं कि बेबी का हेड जो है वो इंगेज्ड हुआ या नहीं हुआ. अगर बेबी का हेड इंगेज्ड हुआ इट मींस there is no cephalopelvic disproportion. अगर बेबी का हेड इंगेज नहीं हो रहा है it means there is cephalopelvic disproportion. So अगर Muller-Monro-Kher test positive है means it is abnormal, then the management is cesarean section. ठीक है. So in cephalopelvic disproportion we can go for trial of labor. We can go for trial of labor only in mild CPD. ठीक है ना. बट अगर ट्रायल ऑफ लेबर इज अनसक्सेसफुल लाइक इन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन हो या फिर सीवियर cephalopelvic डिस्प्रोपोर्शन हो, देन द लास्ट मैनेजमेंट इज ऑलवेज सिजेरियन सेक्शन. ठीक है ना. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज नो रूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी इन cephalopelvic डिस्प्रोपोर्शन, क्योंकि बेसिकली जो पेल्विक का जो साइज है रिलेटिवली बेबी की कंपैरिजन क्या है? स्मॉल है, तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो कोई फायदा नहीं है ना. यहाँ पे या तो आप वेजाइनल डिलीवरी करेंगे, ट्रायल ऑफ लेबर करेंगे. इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन द लास्ट मैनेजमेंट इज सिजेरियन सेक्शन. देयर इज नो रोल ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो I hope I have cleared my all the points regarding this topic, and this topic is something very important in OBG. ठीक है. सो प्लीज लाइक आपको 2-3 बार इसको रिवाइज करो, बहुत इजीली आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. इट इज समथिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डायमीटर एंड ऑल आपको लर्न करना पड़ेगा, एंड दिस द नंबर इज समथिंग वेरी इजी वी कैन फॉरगेट, है ना. सो इट्स दैट्स व्हाई प्लीज राइट दिस नंबर इन योर फॉरगेट वाला जो भी आपने नोटबुक बना रखा है उसमें लिखो एंड डेली रिवाइज करो, देन इजिली आपको वो याद रहेगा. ठीक है. दिस टॉपिक इज वेरी लाइक क्लिनिकली आपको इसको याद पढ़ना है. सो आपको इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करोगे तो क्लिनिकली बेसिस पे अगर कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी MCQ आएगा you can easily answer. ठीक है. So that's all about today. Thank you so much. All the best.